Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now many of you wanted कि monetary policy instrument के जो complex concept है उनको कोई आसानी से समझा दे and then उनकी current values भी आपको बता दे. तो आज हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं. आज हम जानेंगे सबसे पहले आपकी monetary policy instrument पहली बात होते क्या हैं, फिर कैसे उनको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिवाइड किया जाता है, फिर हम समझेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, फिर हम जानेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है एंड देन उसके भी फंक्शंस के बारे में जानेंगे. उसके बाद इन दी एंड विल अंडरस्टैंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं. तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए. इस स्टेटमेंट को पढ़िए, दो स्टेटमेंट है आपके पास और आपको बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है या दोनों ही सही है. तो पहला है आरबीआई रेजेस सीआरआर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी. क्या आरबीआई सीआरआर को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूज करती है? सेकंड, आरबीआई यूजेस क्वालिटेटिव टूल्स लाइक एसएलआर टू रेज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. तो दोनों स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड ईच, क्योंकि वहीं से आप फंस सकते हैं. अक्सर हम किसी एक वर्ड को मिस कर देते हैं और वहीं से आपका एग्जाम का क्वेश्चन गलत हो जाता है. चलिए आगे जानते हैं, वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर पता होगा. आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होते हैं. सो दीज आर द टूल्स available with the central bank of a country to control the money supply. इस डेफिनेशन में तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. पहली बात तो ये टूल्स है, दूसरा ये सेंट्रल बैंक के पास अवेलेबल होते हैं, तीसरा इसमें मनी सप्लाई कंट्रोल की जाती है. ठीक है, तो कोई भी टूल अवेलेबल हो सेंट्रल बैंक के पास मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए. ध्यान रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ये आपके आरबीआई के पास है इंडिया के केस में. अब मनी सप्लाई कंट्रोल करने की जरूरत क्या है, उसके लिए आपको बेसिक समझना होगा. मनी सप्लाई आपका हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा ही है, आपके रुपी का जो सर्कुलेशन वगैरह होते हैं M0 M1 वगैरह, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट. मनी सप्लाई दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को फुलफिल कर सकती है, फंक्शन या डिसफंक्शन दोनों, और इनके बीच में अक्सर ट्रेड ऑफ होता है. जैसे सबसे पहले इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. लोगों के पास पैसा है तो परचेसिंग पावर है, राइट. पैसे से आती है परचेसिंग पावर, और परचेसिंग पावर जब ज्यादा होती है वो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के साथ क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है. जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, राइट. जब प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्रीज क्या करेंगी, अपना और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देंगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है, राइट. लोगों के पास पैसा है तो ज्यादा सोप मांगेंगे, ज्यादा आटा मांगेंगे, ज्यादा ये मांगेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिर फैक्ट्रियों में लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड परचेसिंग पावर से जब डिमांड बढ़ती है और अगर प्रोडक्शन उस कैपेसिटी से ना बढ़ पाए, जितनी डिमांड बढ़ी अगर प्रोडक्शन भी उतनी ही बढ़ गई तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई. बट अगर डिमांड एक्सीड द प्रोडक्शन तो गुड्स फ्यू हैं और डिमांड ज्यादा है, ऐसे केस में इन्फ्लेशन हो जाती है. आपकी रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, आपका तेल वगैरह हर चीज महंगा हो जाएगा और आप तभी सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे. इसीलिए सरकार इन्फ्लेशन सिर्फ उस लेवल तक जाती है जब डिमांड प्रोडक्शन को एक्सीड ना करे, ये बैलेंस बना रहे. इसीलिए यहां पे यूज किया जाता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके. अब आरबीआई के पास ऐसा क्या है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में वो यूज कर सकता है, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल. क्यों? क्योंकि आरबीआई बहुत तरीकों से क्या करता है, बैंक्स का पैसा अपने पास रखता है, हमने जीसेक वगैरह में देखा है. तो आरबीआई क्या करता है, ये जो इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को जितने इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं उसको कंट्रोल करता है. दूसरा, बाकी और तरीके की रेगुलेशन इनके ऊपर लगा सकता है. तो वो सब हम देखेंगे कि किस किस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है या क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं ना. अकॉर्डिंग टू दिस आरबीआई कौन सा मेथड यूज कर रहा है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, और तीसरे कुछ अलग तरीके के मेजर्स भी होते हैं. पर ध्यान रखिएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आज हम क्वांटिटेटिव के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे. अगर ये दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे ये आपका एग्रीकल्चर हो गया, ये आपका और स्टॉक मार्केट हो गया, बाकी आपका ट्रेडिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आपका सर्विस सेक्टर हो सकता है. तो किसी भी इकोनॉमी में डिफरेंट तरीके के सेक्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके. अगर मनी सप्लाई जब लिक्विडिटी या मनी
को जो कंट्रोल कर रही है और जो पैसा जा रहा है वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करे, ऑल द सेक्टर्स। अगर ऑल द सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा तो उसको कहते हैं, ऐसे टूल को कहते हैं क्वांटिटेटिव मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव मनी सप्लाई मतलब अगर आपने क्रेडिट कंट्रोल की और किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं किया, सारी की सारी इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, तो उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जिससे एक पर्टिकुलर सेक्टर आपने टारगेट किया, राइट, एक तो है पूरा का पूरा कि डिफरेंशिएट नहीं कर रहे पैसा कहाँ जा रहा है, बस बोल दिया पैसा डाल दो इकोनॉमी में और सभी सेक्टर इंपैक्ट हो रहे हैं, तो आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर किसी एक सेक्टर, दो सेक्टर या सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी लेकर आओगे तो उसको कहेंगे क्वालिटेटिव। तो फर्क क्या होता है? सेक्टर मतलब आपका टारगेट ग्रुप, ये आपका ऑल एंड इंक्लूसिव होता है क्वांटिटेटिव, ये पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करता है। यूजुअली इसमें सोशल इनिशिएटिव होते हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसका एग्जांपल है, जिसमें एग्रीकल्चर जैसी आपके जो सेक्टर होते हैं उनके लिए टारगेट फिक्स कर देते हैं कि 18% इनको जाना चाहिए, 8% एमएसएमई को आपको मतलब बैंक जितना भी लोन दे सकते हैं उसका फिक्स परसेंटेज उनको इन पर्टिकुलर सेक्टर को देना ही होगा। तो ऐसे केस में क्या हो गया, कुछ पैसा इनके लिए हटा के इस सेक्टर के लिए रख दिया गया तो बूस्ट मिलेगी इस सेक्टर को। तो इस तरीके की जो राशनिंग होती है इसको कहते हैं क्वांटिटी, आपका क्वालिटेटिव में आ जाएगा, सेक्टर स्पेसिफिक। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जैसे बैंक को डांटना, मॉरल सुएशन, कुछ आपके रिफॉर्म वगैरह इस तरीके के आगे कि हम क्रेडिट को कंट्रोल नहीं करें पर बैंक को कह रहे हैं कि ये सब कर लीजिए, वो आपके अदर मेजर्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिविजन होता है। इसको समझिएगा बिकॉज लेटर ऑन आपके बहुत काम आएंगे। अब आते हैं कैश रिजर्व रेशियो। टू अंडरस्टैंड कैश रिजर्व रेशियो इट्स एज सिंपल, बैंक के पास जितना डिपॉजिट होता है, जिसको हम अक्सर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट, मतलब फिक्स, या आपको फिक्स टाइम बाद ही आप निकाल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट ना, 2 साल का लॉक इन पीरियड, 5 साल का लॉक इन पीरियड। और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, जिसके लिए आप एटीएम ले जाओ, चेक ले जाओ और बैंक के पास जाओ, बैंक को आपको देना पड़ेगा। इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। नाउ इन सबको सम करके, चाहे ये 100 है और ये आपका 100 करोड़ है, सॉरी ये चाहे 50 हो गया और ये आपका 50 करोड़ हो गया, इन सबका सम करके इसका कुछ परसेंटेज बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इमेजिन कीजिए टोटल डिपॉजिट विद द एसबीआई इज 100 करोड़, राइट। इस 100 करोड़ में से कुछ पैसा बैंक को रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के आसपास, जैसे 4% की रेशियो प्रेजेंट में है अभी, तो कितना 4 करोड़ सेंट्रल बैंक को अपना पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, कौन सा डिपॉजिट? नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट। परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट एनी बैंक हैव टू कीप विद द आरबीआई इन कैश फॉर्म। एक चीज, ये कैश के फॉर्म में होता है और आरबीआई इसको रखती है। ये चीज ध्यान रखिएगा बिकॉज ये 3 मेजर डिफरेंस आपके एसएलआर और सीआरआर में हो जाते हैं, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो आरबीआई के पास होगा, कैश के फॉर्म में होगा ये। अच्छा, एक चीज, इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। ये जितना पैसा आरबीआई अपने पास रखती है, आरबीआई इनको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देती इस पे। और दूसरी बात ये कि पहले, अभी तो ये 4% है, पर इसकी लिमिट सेट कर रखी थी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में, जब पहले इसकी लिमिट थी 3 से 15%। मिनिमम 3% रख सकते थे, मैक्सिमम 15%। पर 2006 में इसको अमेंड करके अब जो इसकी लिमिट है वो 0% से लेके 100% तक हो चुकी है। और जरा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, कब आरबीआई ने 100% की जो अपनी लिमिट थी वो यूज की थी? अगर नहीं याद हो तो याद दिला दी, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन 100% ऑफ जो मनी था वो आरबीआई के पास चला गया था। उसके बाद आपके नए पैसे सर्कुलेशन में आए थे। तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे फॉर अ मोमेंट्री मूवमेंट में आपका 100% हो गया था। करंट आपकी 4% है। अब आते फंक्शन पे कि आरबीआई ऐसा करती क्यों है? आरबीआई ऐसा करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कि इन एनी केस अगर ऐसा होता है कि बैंक अगर आपके कोलैप्स होने लगे, या फिर पहला पर्पस तो यही हो गया मनी सप्लाई के लिए,
कि जब वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाद में कि कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी। दूसरा पर्पस ये होता है कि इन केस कस्टमर इसके पास पैसा लेने आता है या फिर अगर ये बैंक कोलैप्स होने लगे तो एक सिक्योरिटी मनी तो जरूर होगी जो कि इनको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो आरबीआई इस पैसे को यूज करके इसके पास जो है इन बैंक को बचाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, अंडरस्टैंडिंग मनी सप्लाई। अब दो सिनेरियो हैं। अगर सेंट्रल बैंक ने आपकी CRR कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दी तो पहले इमेजिन कीजिए, पहले 100 करोड़ थे एसबीआई के पास जिनको वो लोन देने के लिए यूज कर सकता था। जब 4% की रेशियो आई तो अब बैंक के पास सिर्फ 96 करोड़ बचे हैं लोन देने के लिए। इस पे तो कोई इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट कुछ नहीं मिल रहा ना। और अगर ये रेशियो बढ़ा के सरकार ने कर दी 10% तो सिर्फ 90 करोड़ होंगे एसबीआई के पास लोन देने के लिए। तो मतलब लोन दे ही कम सकता है। ये पैसा क्या हो गया, लॉक इन हो गया, ना प्रॉफिट मिल रहा है ना इकोनॉमी में जा रहा है। बिल्कुल आरबीआई के पास है, इकोनॉमी में किसी तरीके से जा ही नहीं सकता। जब जा ही नहीं सकता तो ये तो बहुत स्ट्रांगली मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। पर ध्यान रखिएगा, दिस इज आपका ये जो टूल है ये सबसे कम यूज्ड होता है। तो ये आपका हो गया मनी सप्लाई कि जब आपका ये CRR बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई आपकी कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं ये अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल के साथ। अब आते हैं अपने SLR रेशियो पे जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ दिस इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक हैव टू कीप विद देमसेल्फ इन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। मैंने कहा था ना 3 डिफरेंस होंगे SLR के साथ। वहां पे वो पैसा आरबीआई के पास रखते थे, पहला डिफरेंस। यहां पे ये पैसा बैंक अपने पास रखती है। वहां पे वो पैसा सिर्फ कैश की फॉर्म में रखा जाता था, यहाँ पे स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट है। इसका मतलब ये पैसा कैश की फॉर्म में भी रखा जा सकता है, गोल्ड की फॉर्म में भी रखा जा सकता है और जीसेक की फॉर्म में भी रखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे एसेट आपके बदल गए, राइट। वहां पे सिर्फ आपका कैश रख सकते थे, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट रख सकते हैं। ये कौन से एसेट हैं? एसेट है, ये वो एसेट है जो बहुत ही ज्यादा लिक्विड है और बहुत ही ज्यादा सेफ है। बिकॉज इन 2 रीजन की वजह से इसको रखा जाता है, राइट। तो सबसे पहला पर्पस क्या हुआ, मनी सप्लाई। पहला तो गवर्नमेंट अपना इनको क्यों रखती है, सबसे पहला तो गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकती है इससे, इसलिए रखती है। दूसरा, इन केस अगर कभी कस्टमर आ जाता है वो कैश विड्रॉ करने लगे तो अगर बैंक ने अपने पास इतने पैसे रखे ही नहीं होंगे कि कस्टमर को जरूरत फुलफिल कर सके तो ऐसे केस में बैंक पे ट्रस्ट कम हो जाएगा कस्टमर का। तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट बैंक को अपने पास रखने ही चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट आरबीआई इसको डिक्लेयर कर देता है। जो प्रेजेंट रेट इसकी है 18%, राइट। तो इससे क्या होता है, कस्टमर की भी नीड सेटिस्फाई होती रहती है जो लिक्विडिटी सिनेरियो को मीट करने के लिए। नेक्स्ट इज, इससे और फायदा क्या होता है, हमने देखा था ना जब जीसैक पढ़े थे, टी बिल्स पढ़े थे कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ती है। अब कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में क्यों इन्वेस्ट करेगा, जब वो रिस्कियर कम होते हैं और इन्वेस्टमेंट कम होता है। रिस्कियर कम है, सेफ इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिलता उसमें, बट बैंक को तो करना पड़ेगा ना एसएलआर के लिए। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा। और दूसरा, यहीं पे जीसैक के लिए एक सेकेंडरी मार्केट भी क्रिएट हो जाता है बिकॉज बैंक फिर इनको आपस में खरीदते बेचते रहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट लोगों की जो फंक्शन है वो फुलफिल हो जाते हैं एसएलआर रेशो के थ्रू, राइट। अब आते हैं तीसरे डिफरेंस के तरफ। तीसरे डिफरेंस में आने से पहले मैं आपको बता दूं, आरबीआई एक्ट में वहां पे आपका डिफरेंस कितना था, 0 to 15 था इनिशियली। आरबीआई एक्ट में इनिशियली इसकी रेशियो 25 से 40% फिक्स कर रखी थी कि मिनिमम 25% रख सकते हैं और मैक्सिमम 40, लेकिन इसको बदल के 0 to 40% कर दिया इसको। अब 0 to 40% आरबीआई आपका डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखने वाली ये है कि इस केस में बैंक को इंटरेस्ट रेट मिलती है इन चीजों पे, मतलब कैश और गोल्ड पे तो नहीं मिलेगी। पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब एक्चुअली इस केस में जीसैक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है यहाँ पे, और गवर्नमेंट किसी भी बैंक को पैसा दे रही है, पैसा ले रही है बैंक से और इसको दे रही है जीसैक। इन दैट केस इसको प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना, इट इज अ काइंड ऑफ अ लोन ओनली, बॉन्ड ही तो होता है ये। तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट होगा, ऊपर इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। दैट्स वाई ये 3 डिफरेंस आपके हो जाते हैं सीएलआर और एसएलआर में। किसको रखना है, एसेट क्या है और प्रॉफिट क्या है। तो ये समझ लेते हैं हम इसको। अब जानते हैं फंक्शन, मतलब आपका मॉनेटरी पॉलिसी पे इसका क्या फर्क पड़ता है। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अगर देखा जाए मनी सप्लाई,
तो आपकी SLR रेशियो के साथ क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर SLR बढ़ा दोगे, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, मतलब बैंक क्या लोन नहीं दे पाएगा, लोन नहीं देगा तो कंट्री में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्रेडिट कम, मतलब रेशियो बढ़ा दी तो बैंक को ज्यादा एसेट अपने पास रखने पड़ेंगे, वो लोन नहीं दे सकता, लोन नहीं देगा तो मनी सप्लाई कम, तो इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल। तो इनको जब बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई कम होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में खरीदती और बेचती है, दैट्स इट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, जिसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो इसमें सीधा सीधा समझते हैं कि इसमें होता क्या है। ये जैसे आपके आरबीआई गवर्नर आए, अगर ये जीसैक बेचेंगे, इमेजिन ये आपका 1000 रुपीज की आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जब ये बेचेंगे इसको तो ऐसे केस में क्या होगा, पैसा तो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बॉन्ड चला जाएगा इकोनॉमी में। तो देखा जाए तो पैसे की मूवमेंट किधर हो रही है, इधर, इकोनॉमी से पैसा कम हो रहा है। तो जब ये सेल करती है तो मनी सप्लाई आपकी कम होती है, और गवर्नमेंट जब बाय करेगी तो उल्टा होगा, मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, राइट। Consider the following statement. RBI raises CRR to control inflation in economy. CRR क्यों करती है, क्योंकि इसको इन्फ्लेशन बढ़ाना। मैंने क्या बोला, जब भी ये बढ़ेंगे, आप रेपो रिवर्स रेपो में भी देखेंगे, जब भी ये बढ़ते हैं इन्फ्लेशन कम होती है। तो बढ़ती हुई सरकार मतलब घटती हुई इन्फ्लेशन। इसको ऐसे याद कर लो, स्पीकर नहीं होता फॉरेन गवर्नमेंट की, स्पीकर जब खड़ा हो जाता तो पूरी आपकी असेंबली डिसिप्लिन हो जाती है। तो आरबीआई अगर खड़े हो गए तो इकोनॉमी डिसिप्लिन में आ जाती है। दैट्स हाउ यू गोइंग टू रिमेंबर। CRR SLR बढ़ी, कॉन्सेप्चुअली तो याद रखोगे, इस इमेज को भी याद रख लो कि जब ये बढ़ेंगे तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल हो जाएगी। एंड RBI यूजेस क्वालिटेटिव टूल लाइक SLR टू रेज द मनी सप्लाई, टू एक्चुअली रेज द मनी सप्लाई। तो इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, इट क्वालिटेटिव टूल लाइक SLR, मैंने अभी आपको बताया, आपके क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, आपके सबसे पहले होगा आपका कैश रिजर्व रेशियो, आपका SLR, उसके बाद आपका बैंक रेट, फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज लाइक रेपो रिवर्स ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, और ये आपके जो ये सारे के ऑपरेशन होते हैं, ये क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। आपके क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव टूल, दिस इज अ क्वांटिटेटिव टूल। तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाता है, स्टेटमेंट 1 ही आपका ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, मे बी सेकेंड पार्ट आपका कहीं सही हो, राइट, बट आपका फर्स्ट पार्ट में आपका गड़बड़ हो सकती है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.